Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE एग्जामिनेशन. सो आज हमारे पास में है डे 5 और डे 5 में हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 5, वो है हमारा मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे क्लास 12 के. ये चैप्टर काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसका ज्यादातर वेटेज, ज्यादातर पोर्शन थ्योरी बेस्ड है और डेरिवेशंस इसमें कम है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेटिज्म क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं. अब मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, एक्सेट्रा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट्स एक्चुअल में वो मटेरियल होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट और निकल और एक्सेट्रा इनकी प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर अगर सेम सेम नेचर के हो तो वो उनको रिपेल भी करते हैं. तो ठीक है, उस तरह के सब्सटेंसेस को मैग्नेट कहते हैं और इनकी इसी प्रॉपर्टी को, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल को है ना पर्टिकुलर तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं. ठीक है, मैग्नेटिज्म बोलते हैं प्रॉपर्टी को और इस मटेरियल को बोलते हैं मैग्नेट्स. ये दो तरह के होते हैं बच्चों, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट. नेचुरल मैग्नेट मैग्नेटाइट के बने हुए रहते हैं. केमिकली इट इज अ ब्लॉक ब्लैक आयरन ऑक्साइड और फॉर्मूला फेरोफेरिक ऑक्साइड. ठीक है, ब्लैक कलर का आयरन होता है, आयरन का ओर है तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक आयरन जो होगा उसका बना रहता है, जिसका नाम होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड. Fe2O4 से इसको डिनोट किया जाता है. जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट. सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल. ह्यूमन मेड आयरन से बने हुए मैग्नेट्स, आयरन के ओर से बने हुए मैग्नेट जिनको हम नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट. ऐसा समझो कि ह्यूमंस जो मैग्नेट बना रहे हैं ताकि हम नेचुरल मैग्नेट के जैसा उसकी प्रॉपर्टीज लेके आ सके, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल. जैसे कि तुमने बार मैग्नेट देखा होगा, यू शेप का मैग्नेट देखा होगा, तुमने फ्रिज मैग्नेट्स देखे होंगे, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल है. ठीक है, क्योंकि इस शेप, स्टार के शेप का मैग्नेट है तो जरूरी थोड़ी नेचर में है ना स्टार शेप का मैग्नेट मिल रहा है, यू शेप का मैग्नेट मिल रहा है, बार शेप का मिल रहा है. ठीक है, तो ह्यूमंस मेड मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. अब एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ओवर अ नेचुरल मैग्नेट. आर्टिफिशियल का कुछ ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं नेचुरल मैग्नेट की जगह पे. देखो क्या क्या एडवांटेजेस है. दे कैन बी मेड मैग्नेटिकली मच स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट. ह्यूमन जो मैग्नेट्स बनाते हैं उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि अपन इनको अपने अकॉर्डिंग डिजायरेबल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दे कैन बी मेड ऑफ एनी कन्वीनियंट शेप एंड साइज. हमें जिस तरह का शेप, जिस तरह का साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इन मैग्नेट्स को बना सकते हैं. जैसे कि फ्रिज मैग्नेट का शेप साइज अलग होता है, जंक यार्ड में यूज होने वाला जो मैग्नेट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है. ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी कैन बी रिवर्स वेन एवर द डिजायर्ड. हम प्रॉपर्टीज को रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है ना, हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बेटा आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास में. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पहली और बेसिक प्रॉपर्टी है. अब मैग्नेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. मैग्नेट इन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल हो गया. दूसरा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नियरली इन द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल. जो हमारा मैग्नेट बना हुआ है उसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, किसी धागे से बांध के उसको सिर्फ लटका दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एडजस्ट हो जाता है. अर्थ के नॉर्थ और साउथ है ना, उनके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है. और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कंपास वगैरह बनाए जाते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. ठीक है, सेम सेम पोल्स लाइक नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. और चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू पीसेस वी गेट अ स्मॉलर डाइपोल मैग्नेट्स. ठीक है, कभी भी सिंगल पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब कि ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसमें नॉर्थ ही होगा, या फिर ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसमें साउथ ही होगा. इन द सेंस नॉर्थ और साउथ हमेशा एक पेयर में जनरेट होते हैं.
अगर तुम मैग्नेट्स को कट भी कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वापस दो नए छोटे छोटे से मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ और साउथ वापस बन जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अट्रैक्ट करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ और साउथ में वो एडजस्ट हो जाएंगे। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। अब मैग्नेटिक मटेरियल वाली प्रॉपर्टीज के बाद में हमारे पास में आता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा पूरा के पूरा मैग्नेटिज्म और उससे बनने वाले मेटर्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें थ्योरी ज्यादा है और इसमें डेरिवेशन वगैरह क्या है थोड़े कम है। चलो आगे आता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट इज इन्फ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो किसी बाहर मैग्नेट, जो किसी नेचुरल मैग्नेट, जो किसी आर्टिफिशियल मैग्नेट, इन सब के आसपास एक इनविजिबल सा फील्ड होता है जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए या फिर कह सकते हो मतलब आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, इनको अपनी तरफ क्या कर सके वो अट्रैक्ट, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करवा रहा है, ठीक है। इस तरह के इमेजनरी फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या है हमारे पास में प्रॉपर्टी है। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at any point in a magnetic field is defined as the force experienced by a unit north pole placed at that point। किसी भी नॉर्थ पोल का फील्ड का इंटेंसिटी कह सकते हो, किसी भी नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को आप बोल सकते हो, ठीक है। कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उससे डिफाइन किया जाएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। किसी नॉर्थ पोल की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बाहर मैग्नेट कितना हमारे पास में उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि whose direction is same as that of a direction in which a north pole would tend to move it free to do so। जिस तरफ नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है, जैसे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और वो जा किसकी तरफ रहा है, साउथ की तरफ में, तो उसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या है हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है बच्चा। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट बना के उसके डायरेक्शंस नहीं बताए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो 10th क्लास में ये पढ़ के आए हो। बार मैग्नेट की फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और कहाँ एंटर करती है, साउथ में एंटर करती है, और इनसाइड वो साउथ से निकल के कहाँ पे एंटर करती है, नॉर्थ में एंटर करती है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन 12th क्लास में 10th में नहीं है, क्या हमें ये सब बताने की जरूरत पड़े। तो देखो हमारे पास में पता है कि फील्ड इंटेंसिटी नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, वो साउथ में जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स भी होते हैं। एक जो टाइप होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा जो टाइप होता है वो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसको यूनिफॉर्म तब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को व्हेन इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस की वैल्यूज हर पॉइंट पे सेम हो, उसके हर पॉइंट पे है ना स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम हो, और हर पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ भी कह सकते हो सेम हो, तो हम क्या कहेंगे उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। लाइंस के बीच की दूरी, लाइंस के बीच की डिस्टेंस, लाइंस की स्ट्रेंथ सब कुछ एक जैसा हो, कांस्टेंट हो, उस तरह की फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे। देखो हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट डायग्राम है जहां पर फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा समझ लो कि उस तरफ क्या है हमारे पास में, साउथ पोल है, और एरो जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास में, नॉर्थ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो जनरेशन होता है ना वो कहाँ से होता है, नॉर्थ से, और वो एंटर कहाँ होती है, साउथ में। लेकिन किसी भी मैग्नेट के अंदर की तरफ उल्टा होता है, वहां पे साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस फ्लो होती है। लेकिन हम बाहर मैग्नेट के अंदर की स्टडी नहीं करके हम कहा करते हैं बाहर की, तो हमेशा ये ध्यान रखना फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ रखा और मैंने नीचे की तरफ क्या रखा, साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम उस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं क्रॉस लगा के, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स द प्लेन, प्लेन की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाया जाएगा, और अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन मैंने डायग्राम बना रखे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। चलो
अब आते हैं हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रिलेटेड है बार मैग्नेट से, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बार मैग्नेट को ही पढ़ना है, सभी तरह के मैग्नेट को हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। और बाय द वे तुम्हें बता दूं कि हाँ, ये नॉर्थ से जो साउथ है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, याद आया कुछ? ये है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, ये फील्ड लाइंस होगा, और फिर बाहर कुछ ऐसा होता है, याद आया, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा इसका। और अगर हम इनको एरो से दिखाए तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता हुआ, और अंदर की तरफ वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है। ये इजी है। चलो, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो बार मैग्नेट से रिलेटेड है। पहला आ रहा है हमारे पास में मैग्नेटिक पोल्स। बहुत इजी है, सबको पता है। दीज आर द रीजन ऑफ अपेरेंटली कॉन्सेंट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। ये वो मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पॉइंट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सब कुछ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है ना, उसको डिनोट करता है कि फील्ड लाइन वहां से बन रही है, और साउथ पोल उसको डिनोट करता है कि वो साउथ में एंटर कर रही है। और ये स्ट्रेंथ क्या होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेट होती है इन दो पॉइंट्स पे, मतलब नॉर्थ और साउथ के जो पॉइंट डिनोट करते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरे हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जैसा डायग्राम में देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, जबकि मैग्नेटिक इक्वेटर किसको बोलेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट एट अ राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब कि मैग्नेटिक इक्वेटर वो वाली लाइन है जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक्चुअल में जो बाहर मैग्नेट हमें दिखता है उसकी लेंथ को अगर मैं मान लो L, तो हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ होगी वो होगी X। क्योंकि देखो हमेशा जो होता है ना, एक्चुअल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो उसके सरफेस पे नहीं एग्जिस्ट करते, वो थोड़े से अंदर की तरफ रहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन ज्योमेट्रिकल लेंथ कुछ और होती है जो हमें आंखों से दिखती है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा कम जो लेंथ होगी नॉर्थ और साउथ के बीच की, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन है, इनका कुछ काम नहीं है, बट ये जो टर्म्स होगी, अगर न्यूमेरिकल वगैरह आ गया, असर्शन रीजन आ गया, एमसीक्यू आ गया, केस स्टडी आ गया, तो वहां पे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये चीजें होती क्या है। चलो, अब हमारे पास में जो टॉपिक आता है बच्चों, वो है कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है। देखो, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल कर सकते, सॉरी, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस फोर्स से ये रिपेल और अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी कूलॉम ने क्या दिया था, एक लॉ दिया था। ये सेम टू सेम कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही है। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल, दो मैग्नेटिक डायपोल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन of a magnetic pole are directly proportional to the product of their pole strength। नॉर्थ और साउथ की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, उनके मल्टीपल के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, ऑफ द स्क्वायर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और नॉर्थ और साउथ के बीच की मैग्नेटिक लेंथ होगी आर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सेम ही है हमारा पास में जो था ना, F इक्वल्स टू क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q1 और Q2 क्या थे हमारे पास में, चार्ज, लेकिन R जो था उन चार्जेस के बीच की दूरी थी। यहाँ पे क्या है बच्चों, QM1 क्या है, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, QM2 क्या ले लेते हैं, साउथ पोल की स्ट्रेंथ। तो इन इन स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से एक लॉ आता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट याद रखना। और यहाँ पे के नहीं आके यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो ये है हमारा एक कांस्टेंट, सॉरी ये है हमारा कूलॉम्स लॉ। चलो, बहुत इजी था। अब आते हैं हमारे पास में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद आया कुछ? इनको बाय द वे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है। और ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो है ना, रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये लाइंस नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, और वो सब आपने देखा हुआ ही है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रिकॉल कर लेते हैं जो 10th क्लास में थी, और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये क्या होती है, अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मे बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट ड्रॉ करूँ छोटा सा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इससे मिल रही ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको सबको, ठीक है। साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, और ये लाइंस है, ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली लाइंस है इनको ही फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर मैं इस पे किसी टेंजेंट किसी कर्व पे एक लाइन को ड्रॉ कर लूं तो वो हमेशा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, किसका दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, कि किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस हमारी फील्ड लाइंस होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व, ये हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती है, मतलब कि नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर होगी और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो एक पूरा एक सर्कल बना रही है, विच स्टार्ट्स इन द एयर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड एट साउथ पोल एंड देन रिटर्न टू द नॉर्थ पोल थ्रू द इंटीरियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से निकल के साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये इसका एक पूरा लूप होता है कंप्लीट। द लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उनके क्रॉसिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शंस बन जाएंगे। देखो इसको भी बता देते हैं आपको, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, ऐड अ पेज। तो क्या कह रहा था मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। मान लो एक फील्ड लाइन इधर जा रही है और एक फील्ड लाइन इधर आ रही है, एक अजम्पशन के लिए मान लो इन्होंने क्रॉस कर भी लिया, तो ये देखो ये पॉइंट हो गया, तो इस जगह पे ना यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इस तरफ क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल रही है, नॉर्थ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटर कर रही है ना, तो यहाँ पे साउथ बन रहा है। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में यहाँ निकल रही है तो ये नॉर्थ, वापस साउथ, तो आपके एक ही पॉइंट पे दो दो नॉर्थ और एक ही पॉइंट पे दो दो साउथ पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, अगर होगी तो वो फिजिक्स लॉज को ब्रेक कर देगी, जो पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेट नॉर्मली, ठीक है, परपेंडिकुलरली सरफेस से निकलते हैं मैग्नेट के और एंटर भी परपेंडिकुलर करती है सरफेस के। चौथा पॉइंट, द लाइन ऑफ फोर्सेस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपांड साइडवाइज, ये इस तरह से एक्सपांड हो सकती है लेकिन इस तरह से फैल भी सकती है। कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ से वो जैसे जैसे दूर जाएगी तो उसकी वीकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक्सपांड हो रही है, फैल रही है। लेकिन वो जैसे जैसे नॉर्थ के पास में आएगी, किस तरफ से आएगी, साउथ से, तो वहां पे क्या होगा, वो फील्ड लाइन एक्सपांड नहीं करके कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो टेंडेंसी होती है इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट करने की और एक्सपांड करने की। दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन द पोल्स, इसी की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है पोल्स के बीच में। और हमारे पास में आता है फिफ्थ पॉइंट, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ अ लाइन ऑफ फोर्स इज मेजर ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम एट द पोल। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होगी वहां पे ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे फील्ड लाइंस काफी दूर होगी वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, काफी वीक होगी। तो ये कुछ 5 एक प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की है, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों हमारे पास में मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल तो याद ही होगा आपको, ये दो चार्जेस का सेम चार्जेस लेकिन अपोजिट साइन वाले चार्जेस का क्या होता है, पेयर होता है। वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल भी कुछ मिलता जुलता है। देखो, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, दो सेम पोल, सेम स्ट्रेंथ के पोल, जैसे कि एक नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो सकती है, साइन अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक डायपोल। आप ऐसा समझो, हमारा जो बार मैग्नेट होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ दोनों तरफ क्या होती है, इक्वल होती है। नॉर्थ और साउथ की इक्वल होने की वजह से वो अमाउंट में भी इक्वल हो गए, और साथ साथ में दोनों के साइन भी अपोजिट होते हैं। एक नॉर्थ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, साउथ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, और वो दोनों एक डिस्टेंस पे रखे भी रहते हैं। तो बाहर मैग्नेट ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक डायपोल हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग चीज है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ और साउथ की जो भी पोल स्ट्रेंथ होगी उसका, एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, और उनके बीच की लेंथ 12 से डिस्क्राइब की जाती है उस लेंथ को, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, याद हो जाएगा। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, QM मल्टीप्लाई बाय 2L। डन यहां तक। चलो, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आगे करते हैं। अब आपके पास में ना सेम टू सेम डेरिवेशंस आने वाले हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट एक्साइल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। यहाँ पे भी हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसके एक्साइल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो टॉपिक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्साइल पॉइंट। किसी एक्साइल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो अज्यूम करो हमारे पास में एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में एक साउथ दे रखा है और एक नॉर्थ दे रखा है। सेंटर क्या है हमारे पास में? O। डन। सेंटर O से पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे मैंने क्या रख रखा है? एक पॉइंट P रख रखा है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेंटर O से लेकर पॉइंट इतनी R डिस्टेंस पे क्या रखा है हमने? पॉइंट P रखा हुआ है। और इसकी लेंथ कितनी L है, तो अगर मैं सेंटर से काउंट करूंगा तो एक लेंथ हो जाएगी L और L, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में? 2L। आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ गया वो हमारा जो बार मैग्नेट होता है ना बच्चों, ये एक तरह से डायपोल मोमेंट है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है? ये QM है और ये क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ QM डैश। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई, कोई सी भी एक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस होगी 12। अब हमें उसी बार मैग्नेट की वजह से या फिर कह लो उसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो देखो ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ, इसके सेंटर हो गई O और इसके बीच की दूरी हो गई 12। डन। और सेंटर से है ना पॉइंट P तक की दूरी क्या हो गई हमारे पास में? R हो गई। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि नॉर्थ पोल की वजह से जो पॉइंट P की दूरी है उस डिस्टेंस को क्या लिखूंगा मैं? इस R में से अगर मैं L को माइनस कर लूं तो मुझे मिल जाएगा ना R माइनस L, जो डिस्टेंस है वो किसके लिए मिल जाएगी? पॉइंट P के लिए, नॉर्थ पोल से। इसी तरह से अगर मैं इस R के साथ में किसको ऐड कर लूं? L को ऐड कर दूं तो R प्लस L टोटल डिस्टेंस किसके लिए मिल जाएगी? साउथ पोल की डिस्टेंस मिल जाएगी जो पॉइंट P से रखी हुई है। ठीक है, अब फोर्सेस निकाल देते हैं। नॉर्थ पोल से फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, FN लगा देंगे उसको। और साउथ पोल से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, उसको क्या FS से डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स फॉर न्यूटन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। क्योंकि देखो फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल का लग रहा है तो P से नॉर्थ पोल की दूरी जो है वो R माइनस L है, उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली साउथ पोल के लिए भी क्या करेंगे हम? FS इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। डन। मैंने आगे डायरेक्शन भी लिख रखा है अलोंग NP और अलोंग PS, मतलब कि नॉर्थ पोल से P की तरफ और नॉर्थ पोल फिर साउथ से P की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे लिख लिए। तो टोटल स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू द, जो मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ होगी वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल की वजह से होती है। यही फॉर्मूला याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है नॉर्थ पोल, उससे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो B किसके बराबर होगा? एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसका है? बताओ बताओ किसका है? नॉर्थ का, क्योंकि पास में कौन रखा है? P पोल के, P पॉइंट के जस्ट पास में कौन रखा हुआ है? नॉर्थ। तो नॉर्थ वाला इस P के जस्ट क्लोज है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पोल का जो फोर्स है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको FN लिख देंगे, और जो डिफरेंस है साउथ वाला दूर होगा तो वो थोड़ा वीक होगा। तो ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सएल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। QM और यहाँ पे भी QM वो भी कॉमन आ रहा है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस टर्म, ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, एलसीएम लेकर पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जहां पर मैंने 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर और 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर करा है। ये मैंने एक्साइल वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते समय करा था, तो आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं।
ठीक है, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4RL। चलो मैं फिर भी कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। तो देखो, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, B इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन आ गया, 4 पाई कॉमन आ गया, QM भी कॉमन आ गया, ये आ गया 1/R-L का स्क्वायर, और ये आ गया 1/R+L का होल स्क्वायर। डन यहाँ तक। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, इसका एलसीएम लेंगे हम बच्चों, तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R+L का स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ये मिलेगा, एक सेकेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R-L और R+L, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बच्चों A² माइनस B², हम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2RL माइनस ये आ जाएगा A² प्लस B² माइनस 2RL, A माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये वाला पीछे वाला, तो यहाँ पे सारे साइंस बदल जाएंगे बार माइनस होने की वजह से। तो ये आपके पास में हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R² माइनस L² प्लस का 2RL। तो ये R² से R² कैंसिल आउट, L² से L² कैंसिल आउट, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, और ये हो गया डिनोमिनेटर में R² माइनस L² तो हो गया, क्योंकि देखो A माइनस बी और E प्लस बी का स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, और ऊपर हो गया 2RL और 2RL कितना 4RL, कोई दिक्कत। अब ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, इसको लिख सकता हूं ना मैं 2R मल्टीप्लाई बाई 2L, ठीक है, और नीचे हो गया R² माइनस L² और उसकी भी पावर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM। देखो Q2L को क्या QM2L को क्या लिखा जा सकता है, मैग्नेटिक डायपोल लिखा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास में कहा गया मैग्नेटिक डायपोल लिख लेंगे, तो ये जो टर्म हो गई ये QM और 2L, इसको हम लिख लेंगे M, ये हो गया 2R अपॉन R² माइनस L² की पावर स्क्वायर। लो आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। इसको सिंप्लीफाई और किया जा सकता है कि आप इसमें कंडीशंस वगैरह पुट कर दें। तो देखो जनरल फॉर्मूला आ चुका है, ये रहा, ठीक है। इसको अगर M के फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये हो गया। अगर मेरे पास में डाइपोल की लेंथ काफी ज्यादा छोटी है, मतलब बाल मैग्नेट छोटा है एज कम्पेयर टू जो पॉइंट P रखा हुआ है दूर है, तो वहां पे देखो ना L को नेग्लेक्ट कर लेंगे हम, तो ये नीचे हो जाएगा R² की पावर स्क्वायर, मतलब R4, एक R से ये कट गया तो हमें मिलेगा R3। तो ये आ गया एक्साइल के लिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। डन। अब मैं आपको निकाल के बताता हूं इक्वेटोरियल के लिए। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये तो और भी ज्यादा इजी डेरिवेशन है। अज्यूम करो हमारे पास में हमारे पास में एक बार मैग्नेट है, इसका ये हो गया हमारे पास में साउथ पोल, ये हो गया हमारे पास में नॉर्थ पोल, और इसका जो डिस्टेंस है 2L है, और सेंटर पे जो पॉइंट रखा हुआ है वो क्या है हमारे पास में O, और इससे जो डिस्टेंस है सेंटर पे जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास में, एक सेकेंड मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूं, ये हो गया R। डन। तो सेंटर से है ना, सेंटर O से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, वो क्या है हमारे पास में R डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगी L। तो ये हमारे पास में नॉर्थ पोल से एक अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं जो है ना इस तरफ दिखा रही है, तो नॉर्थ पोल से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा आउटवर्ड, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, इनवर्ट, नीचे की तरफ। डन। ओके। तो हमारे पास में पॉइंट P साउथ पोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा, और पॉइंट P नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या हो गया, थीटा। दोनों डिस्टेंस पॉइंट P सेंटर में रखे होने की वजह से ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब कि दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है, और जब दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है हमारे बच्चों, तो सीधी सी बात है ये थीटा है, तो हमने इसको भी क्या रखना है, थीटा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती है तो ट्राइंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब देखो, तो साउथ आ रहा है नीचे की तरफ, नॉर्थ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बिल्कुल ही सेंटर में होगा। डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये बन रहा है हमारे पास में अल्टरनेटिंग एंगल Z, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारे पास में थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर
ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, और मैं अगर इसको क्रॉस करूं तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो डन। तो यहां तक तो हमारे पास में एंगल्स आ गए, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया जेड अल्टरनेटिंग एंगल से, और ये थीटा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अब हमें निकालना है पॉइंट पी के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो चलो, नॉर्थ पोल की वजह से फील होने वाले फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ एन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्यू एम एक्स स्क्वायर। जहां पर जो हमारी डिस्टेंस है नॉर्थ से पॉइंट पी तक की, उसको हम पीजीटी के थ्रू निकाल सकते हैं ना। ये हो गया बेस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर जो हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लेकर देंगे पीजीटी से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट। सिमिलरली इसी तरफ भी हमारे पास में एक क्या दे रखा, हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा एक्स, जिसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साउथ पोल भी ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे कंपोनेंट्स किसके, फोर्स के, क्योंकि एक फोर्स ऊपर जा रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा बच्चों, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डन। चलो, तो साउथ के कंडीशन में एंगल देखो, साउथ के कंडीशन में एंगल कहाँ बना रखा है, ये रहा। तो साउथ के लिए ना दो कंपोनेंट बनेंगे, तो फोर्स ऑफ साउथ एंगल के साथ वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा साउथ, और ये हो जाएगा एफ साउथ साइन थीटा। इसी तरह से इसमें भी दो हो जाएंगे कंपोनेंट, एक हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ वाले के साथ में ये कंपोनेंट ये थीटा बना रहा है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा एफ नॉर्थ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा एफ नॉर्थ साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा और ऊपर वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। मैं इक्वल किस कंडीशन से बोल रहा हूँ, मैं इक्वल इस कंडीशन से बोल रहा हूँ क्योंकि है ना नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ सेम होती है, तो इनके लगने वाले कंपोनेंट्स का वैल्यू वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। और पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक साथ कौन से जा रहे हैं, नॉर्थ का कॉस कंपोनेंट और साउथ का कॉस कंपोनेंट, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में और इक्वल होने की वजह से एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ कंपोनेंट का कॉस थीटा और साउथ कंपोनेंट का कॉस थीटा, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। चूंकि हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ का फोर्स जो है वो इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वल वैल्यूज समझ के 2Fn cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब 1 बाय 1 करके वैल्यूज ढूंढते हैं। तो देखो, नॉर्थ पोल का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको लग दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे नॉर्थ पोल की जगह पे वैल्यू रख दी। 2 एज इट इज ही चल रहा है बच्चों। फिर cos थीटा चाहिए मुझे, तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस हो गया हमारे पास में L, और हमारे पास में हाइपोटेनियस क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बेस हो गया हमारे पास में L और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास में x, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे L अपॉन x। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ढंग से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है QM, और ये आ गया L। क्या मैं इसको Q2L को है ना हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इनकी जगह पे रख दिया M, और डिनोमिनेटर में वो टर्म x की पूरी वैल्यू हो गई। देखो एक्स स्क्वायर और x कितना मिल गया, x क्यूब मिल गया। ठीक है बच्चों, देखो इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं एक पेज पे अलग से। तो देखो हमारे पास में आ रहा है बीटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम एल, और हमारा 2 भी तो चल रहा है बाहर। हाँ, तो क्यू एम और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और x कितना हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है, ये जो टर्म है ये क्यू एम और एल और ये 2, इन तीनों को मिला के मैं स्मॉल m पुट कर सकता हूँ वहां पे। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह पे आ जाएगा m अपॉन एक्स का क्यूब। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सॉरी 2 भी है गया हमारे पास में, 2 तो गायब हो गया। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, इसकी वैल्यू रखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और आप इसके ऊपर क्यूब लगा रहे हो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आप देखो ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये 3/2 हो गया। डन है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की पूरी कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हो। जहां पर एल काफी ज्यादा छोटा कर दें हम, तो आप एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और एल को जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो आर स्क्वायर की पावर क्या आएगी 3/2। तो देखो आर स्क्वायर की पावर क्या आ रही है, एक सेकेंड, आर स्क्वायर की पावर आ रही 3/2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 गया तो आर क्यूब बच जाएगा आपके पास में एंड में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या टॉपिक्स और है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी आया है टॉपिक वो है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट के ऊपर लगने वाला टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें निकालना है। एक्चुअल में काम कैसे करता है, चलो लेट्स सपोज हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, और हमारे पास में एक बार मैग्नेट है जिसको नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, बार मैग्नेट की लेंथ कितनी दे रखी है 12, और दिस बार मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है सीन, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो उसका डायरेक्शन रहता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने जो अप्लाई कर रखा है उसका डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। तो हमारा जो डाइपोल है उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ साउथ पोल, किस तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, वो साउथ की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा, और जिस फोर्स से जाएगा उसको हम क्या लिख देंगे QMB। ठीक है, आपको याद आ रहा है, आपने ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स के कंपैरेटिवली, F इक्वल्स टू क्या QE। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है QB, इसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट स्ट्रेंथ होता है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ को QM ले लूं तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QMB। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्थ पोल जो है, वो यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, साउथ की तरफ, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है QMB से। वहां पर QMB स्ट्रेंथ है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से साउथ वाला पोल भी हमारा नॉर्थ की तरफ है ना, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर उसका वैल्यू हम QMB से डिनोट कर रहे हैं, और QMB में QM जो है वो साउथ पोल की स्ट्रेंथ, और B क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसके बारे में लिखा है द फोर्सेज ऑन द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, और इसकी वजह से इधर नॉर्थ पोल की वजह से ये इस तरफ मूव हो रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। तो आपके पास में कोई चीज ऐसे रखी हो, एक एक उसको है ना इस तरफ मूव कर रही है और एक इसको इस तरफ खींच रही है, और दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगने की उससे वो चीज क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी, और वहां पे एक कपल फोर्स क्रिएट होगा। कपल फोर्स मतलब पैर में एक फोर्स क्रिएट होगा, QMB इस डायरेक्शन में और QMB इस डायरेक्शन में साउथ वाला। तो दे फॉर्म अ कपल जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लास 11 में पढ़ा हुआ ये। ठीक है, तो अब फोर्स तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो देखो ढंग से, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ की तरफ मार रहा हूं, तो मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को साउथ पोल से ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करके मिला लेते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे देता हूं मैं A, इसको दे देता हूं मैं B, और इसको दे देता हूं C। तो इस ट्राइंगल ABC के अंदर मैं निकाल देता हूं साइन थीटा, क्योंकि मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, साइन थीटा पे परपेंडिकुलर आ ही रहा है वैसे भी, अपॉन हाइपोटेनियस। चलो, तो हमारा हाइपोटेनियस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, विच इज 2L। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये हमारा हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन साइन थीटा हो गया 2L। तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूं मैं 2L मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और ये जो हमारा AB है ना बच्चों, यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप इसको जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो फोर्स की जगह पे तो आ गया QMB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे आ गया 2L, और फोर्स QMB इसलिए लिया है क्योंकि डायग्राम में हमने QMB से डिनोट कर रखा है। तो ये QMB मल्टीप्लाई बाय 2L साइन थीटा, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, जहां पे QL 2L को हम आगे की तरफ मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू QM 2L B साइन थीटा। तो मैं QM 2L को क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा, और साइन थीटा को रिमूव करूंगा तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M क्रॉस B। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ये क्या है, थोड़ा
इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाइज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल केसेस डिसाइड होंगे साइन थीटा की वैल्यू से। साइन थीटा की वैल्यू से कैसे डिसाइड होंगे, क्योंकि वी नो दैट की है ना साइन जो होता है वो है ना साइन 90 पे 1 मिलेगा, जबकि साइन 0 पे वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एंगल पे डिपेंड हो रहा है पूरा का पूरा। और एंगल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि डायपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में अगर एंगल बना के रखा हुआ है, 0 एंगल बना के रखा है, तो हम वहां पे यूज करेंगे साइन 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और हमने परपेंडिकुलरली रख रखा है डायपोल को, तो वहां पे हम क्या करेंगे, साइन 90 पुट कर देंगे। तो उसको जैसे ही रखेंगे हम, तो स्पेशल केसेस आ जाएंगे। एक तो व्हेन द मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा है, थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या मिलेगा, 0। उस कंडीशन में हमें टॉर्क क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है बच्चों। लेकिन जब मैग्नेट को लाइज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0 साइन 90 इक्वल टू 1, तो टॉर्क भी क्या मिलेगा, एम भी मिलेगा, जो हमारे पास में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। डन। तो इस तरह से आप टॉर्क को निकाल सकते हो। फिर हमारे पास में आता है पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क के इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि टॉर्क की वजह से वो चीज रोटेट कर गई, मान लो ऐसे रखा हुआ था और थोड़ी देर बाद में वो रोटेट कर गई, तो पहले उसका ओरिएंटेशन था, वो एंगल अलग था, बाद में रोटेट कर गया तो ओरिएंटेशन कुछ और हो गया, तो वो एंगल अलग है। और अगर उसको हम और अलग तरीके से रोटेट कर देंगे तो एंगल कुछ और हो जाएगा। तो इसको लेकर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे, जो हमारा डायपोल है, मान लो है ना ये ऐसे रखा हुआ है और वो रोटेट कर रहा है, और वो फिर रोटेट कर रहा है, और फिर रोटेट कर रहा है, तो उसको एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन तक, मतलब कि पहले थीटा पे रखा था, मतलब मान लो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बाद में रोटेट करके हम उसको 90 पे लाए, रोटेट करके 180 पे लाए, तो उसको रोटेट करवाने के लिए जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिखा है कि इफ द डायपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, टॉर्क इधर जा रहा है और हम उसको रोटेट करके किसी और अरेंजमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, देन वर्क हैज टू बी डन, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के फॉर्मेट में डायपोल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क इज ना रोटेटिंग द डायपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, तो हमें ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है इसको यहाँ से रोटेट करके नीचे लाने में या किसी और एंगल पे एडजस्ट करने में जो एंगल चेंज हो रहा है उसको क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, डी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जहां पर हमारा फोर्स क्या है, टॉर्क, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल, क्योंकि देखो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, आगे तो जा नहीं रहा है, एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला था बच्चों, अभी हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था, कहां गया ये, एम बी साइन थीटा। डन। तो टॉर्क का जगह पे हम क्या वैल्यू रख देंगे, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। और इंटीग्रेशन इसलिए करना है क्योंकि हमें शुरुआत का जो एंगल है थीटा 1 से लेकर एंड का जो एंगल है थीटा 2 तक टोटल वर्क डन चाहिए। ठीक है, तो हमारा ओरिएंटेशन में लिमिट्स क्या रख देंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, पहला का ओरिएंटेशन कुछ और, बाद में उसको किसी और एंगल पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो W का इंटीग्रेशन DW हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, विच इज थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक एम बी साइन थीटा। एम बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों, और ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास में साइन थीटा डी थीटा। और जैसे ही साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस आ जाएगा, लिमिट्स पुट है हमारे पास में थीटा 1 से थीटा 2 तक, और अब वैल्यूज इसमें से ये माइनस को भी हम बाहर कॉमन निकाल देंगे, तो ये आ गया माइनस का एम बी, और यहाँ पे अपर लिमिट आएगी कॉस थीटा 2 और लोअर लिमिट आ गई कॉस थीटा 1, तो अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस 1 हो गया हमारे पास में। और ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसमें कुछ कंडीशन डालेंगे हम 1 बाय 1 करके। लेट्स अज्यूम कि हमारा डायपोल पहले ही 90 डिग्री पे रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और मेरा डायपोल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा 1 को हम 90 ले लेंगे, थीटा 2 को थीटा ले लेंगे, तो आप जैसे ही यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे वो चीज को प्लेस करोगे, तो cos 90 डालो आप,
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यू विल गेट द फॉर्मूला u इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, बस। और cos को हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। बट एट थीटा 1 कितना होना चाहिए, 90, मतलब अपन ने उसको मैक्सिमम एंगल पे रख रखा है कि 90 पे रख रखा है, अब वो रोटेट करेगा ही करेगा। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है। अब इस फॉर्मूले में स्पेशल स्पेशल कंडीशन डाली जा सकती है और वो तुम्हें याद रखनी है। क्या है स्पेशल कंडीशन, जैसे कि अगर हमारा थीटा 0 पे आता है, मतलब वो 90 से रोटेट करके कहां पे आएगा, 0 पे। पहले क्या था, देखो फॉर्मूला तो आपका आ गया है कि 90 रख दोगे आप तो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी का ये। अब ये 90 पे रखे हुए पोटेंशियल एनर्जी के केसेस है, जैसे कि थीटा 0 पे पहले रखा आपने 90 पे, वो रोटेट करके कहां आ गया, 0 पे। तो उस कंडीशन में u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया u इक्वल टू माइनस एम बी। और इस कंडीशन में है ना हमारा डायपोल क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। केस 2 की बात करूं, अगर वो थीटा पे ही रखा है और रोटेट करके वापस थीटा पे आ गया, मतलब कुल मिला के सेकेंड एंगल भी 90 पे ही रखा है, 0 से 90 पे ले आए, तो उस कंडीशन में u इक्वल टू कॉस 90 डाल देंगे हम। और cos 90 जैसे ही डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और ये थीटा किसके बराबर, 90 पे होगा तब। और लास्ट कंडीशन दे रखी है कि थीटा 180 पे रोटेट करके पूरा के पूरा 180 पे आ गया वो, तो हम वहां पे वो वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एम बी आ जाएगा। और ये कंडीशन जो होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में स्पेशल केसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डन, आगे बढ़े। अब समझ में आया, नहीं आया तो डाउट वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो नोट्स बनाए मैंने इनको जरूर जल्दी कवर कीजिए, क्योंकि आपके ये नोट्स काफी ऑथेंटिक नोट्स है, काफी मेहनत से बनाए हुए हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके सीबीएसई के आउट है, या फिर ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो सीबीएसई के कोर्स से बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाए, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया कुछ भी, एकदम ऑथेंटिक नोट्स है, तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। फिर आएगा आपके पास में गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी गाउस लॉ होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारा गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ना, ईडीएस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया कुछ, या फिर फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया, ये फर्स्ट चैप्टर में था। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। गाउस लॉ क्या कहते हैं यहाँ पे, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0 मिलेगा। वहां पे ईडीएस इक्वल्स टू 0 नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है, देखो ऐसा ही था ना कुछ, ईडीएस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। मैथमेटिकली आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और यहां से चैप्टर का ये जो पोर्शन था फाई इक्वल्स टू बी डी एस इक्वल्स टू 0, ये पोर्शन खत्म हुआ है। इसमें मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह बहुत सी चीजें आई है, और अब आ रहा है आपके पास में एक नया पोर्शन। इसमें हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप कितने तरह के होते हैं, उसके अलावा और भी कर्व, कुछ नई डेफिनेशन, छोटी मोटी सी डेफिनेशन के साथ छोटे मोटे फॉर्मूला वगैरह देखने वाले हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास में आएगा यहाँ पे कुछ टर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने की कुछ टर्म्स है, जिसमें हमारी सबसे पहली जो टर्म आ रही है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान से सुनना, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर पे क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं टर्म्स से बनते हैं। एमसीक्यू हो गया, असोसिएशन रीजन हो गया, या फिर कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, वो इन टर्म्स से रिलेटेड ही आएगा। तो पहला आ रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। The magnetic field that exists in a vacuum and induces the magnetism is called magnetizing field. Magnetic field वो होता है जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करेगा, induces a magnetism in a magnetic field, magnetizing field, ठीक है। मैंने किसी, मान लो कि क्या कह सकते हो, वैक्यूम में कुछ रख दिया है, मटेरियल रख दिया है, और उसके अंदर अगर हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेके आ जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसी को डिनोट करता है। मान लो मैंने लोहे को किसके बीच में रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो लोहा भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। लोहा जो है, आयरन जो है, वो किसके जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसी। तो इस तरह के फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये वो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, और ये इंड्यूस का करता है क्या, मैग्नेटिज्म में इंड्यूस करता है, ठीक है। ये लोहा रखा हुआ है,
और मैंने इसके ऊपर से अगर क्या निकाल दिया, एक फील्ड गुजार दिया, तो जो फील्ड है वो इस लोहे को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, और म्यू नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एन आई से डिनोट किया जाता है इसको। अच्छा बच्चों, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्या चीज है, तो ऐसा समझ लो ये एक्सटर्नल फील्ड है जो किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बदल सकता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा आपके पास में बच्चों आ रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing around the unit length of a solenoid required to produce a given magnetizing field। इसको टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स होता है। एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या, करंट को मल्टीप्लाई बाय टर्न कर लो। जैसे कि मेरे पास में कॉइल है तो उसमें कितना टर्न है, एक, फिर 2 3 4 5 6। तो कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स में हर एक में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, बताओ। बिल्कुल भी नहीं, सब में करंट क्या होता है, हमेशा सेम फ्लो होता है। तो मान लो एक टर्न में आई एम्पियर करंट फ्लो रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, करंट की वैल्यू क्या है, सब में सेम है। लेकिन अगर मैं इन करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। तो देखो अब डेफिनेशन पे वापस चलते हैं कि इट इज अ नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। तो ये एम्पियर टर्न्स के बराबर होता है फ्लोइंग राउंड इन अ यूनिट लेंथ, किसी सोलेनॉइड की एल लेंथ में अगर वो फ्लो हो रहा है, एंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और उसके लिए एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी चाहिए होता है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंपल भाषा में बात करें ना तो ये एक तरह से स्ट्रेंथ है। ठीक है, उस कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से, कितने स्ट्रेंथ में, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है एच से, और इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू एन आई, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एम्पियर है। तो एच इक्वल टू एन आई, देखो ऊपर फॉर्मूला क्या निकाला था, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या मैं एन आई की जगह पे, एन आई की जगह पे क्या रख सकता हूँ, एच। तो बी नॉट किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट एच के बराबर हो गया। क्लियर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एच की वैल्यू और निकाल सकते हो, एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट का रेशियो भी क्या देता है हमें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी देता है। इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, इसका डायमेंशन हो जाएगा L-1A1। ठीक है, फिर आता है बच्चों मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, इनको भी देखते हैं हम। अब आ रहा है हमारे पास में मैग्नेटाइजेशन, क्या होता है ये, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब भी किसी मटेरियल को, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, या फिर ये इस तरह के सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर छोटी छोटी से क्या क्रिएट हो जाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। उस पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम छोटे छोटे से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बहुत सारे डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसे हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब उसे कहां रखा जाए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाए, तो इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उस वॉल्यूम के अंदर छोटी छोटी से डायपोल्स कितने क्रिएट हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, या फिर दूसरी होती है न्यूटन पर मीटर पर टेस्ला। ठीक है, तो आपको ये यूनिट्स और डायमेंशन भी याद रखने होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है आपके पास में मैग्नेटिक इंडक्शन, ये थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, एड अ पेज। ठीक है, तो देखो मेरे पास में एक आयरन का बार है, ठीक है, मैंने इसको कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो इसके अंदर छोटी छोटी से क्या क्रिएट हो जाएंगे बच्चों, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, छोटे छोटे से डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, कहा गया वो कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, जिसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं हम। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक इंडक्शन की, वो क्या चीज होती है मैं बताता हूँ। तो अभी बहुत सारे इसमें क्या क्रिएट हो गए, नॉर्थ साउथ क्रिएट हो गए, डन। तो बाहर तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही,
लेकिन अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल क्रिएट होने की वजह से अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी आई एन से। सो दैट ध्यान रहेगा कि इंड्यूस हुआ है वो, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। The total magnetic field inside a magnetic material is the sum of external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to the magnetization of material। उस मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो चुका है और बाहर से कितना अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के सम को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, विच इज B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। आप इसको बी एम मतलब इंड्यूस वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन के। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, बी एम इक्वल्स टू बी नॉट सॉरी म्यू नॉट एम के बराबर है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इंड्यूस का, ये इंड्यूस का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। डन। तो अब आप देखो ना, बी नॉट की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? म्यू नॉट एच रख सकता हूं, क्योंकि मेरे देखो बी नॉट यहाँ पे ये रहा। बी नॉट किसके बराबर है? म्यू नॉट एच के बराबर है। क्या मैं इसकी बी नॉट की जगह पे म्यू नॉट एच को रख सकता हूँ और बी एम की जगह पे म्यू नॉट एम को रख सकता हूँ? तो मैं दोनों में से म्यू नॉट को कॉमन निकाल दूंगा, तो बी किसके बराबर आएगा? एच प्लस म्यू नॉट एच प्लस एम के बराबर आएगा। डन। इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी टेस्ला, और इसकी दूसरी यूनिट्स और भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ये सारी यूनिट्स आपको याद रखनी ही है। चलो अब आ रहा है आपके पास में नई डेफिनेशन, छोटी छोटी सी, ठीक है। एक सेकेंड। अब आ रहा है बच्चों आपके पास में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है? द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और मैग्नेटिक इंडक्शन D, इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। अभी मैंने आपको मैग्नेटिक इंडक्शन तो बता ही दिया, इसको लिख सकते हो बी नॉट प्लस बी एम, और इसको आप क्या लिख सकते हो? H को Ni। तो इनका जो रेशियो है ना बच्चा, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलेंगे। और ऐसा यूनिट इसकी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका डायमेंशन है m1 l1 t-2 a-2। डायमेंशन और ऐसा यूनिट याद कर लेना। फिर आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू अपॉन म्यू नॉट का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे? म्यू आर। जहां पर म्यू किसके लिए है? मीडियम के लिए है, और म्यू नॉट किसके लिए है? हमारे पास में वैक्यूम के लिए, ठीक है। अगर किसी को परमेबिलिटी में कंफ्यूजन होता है तो मैं सीधी सी बात कर देता हूँ। किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो मटेरियल अपने अंदर से किसको पास करने देगा? मैग्नेटिक फील्ड को, और नहीं होने देगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी। तो अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने दे रहा है वो मटेरियल, नहीं होने दे रहा है, उस प्रॉपर्टी को अपन परमेबिलिटी बोलते हैं बच्चों। मीडियम के लिए डिनोट करेंगे म्यू से, और वैक्यूम के लिए डिनोट करेंगे म्यू नॉट से। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। इनकी कुछ वैल्यूज है, आप याद रख लो कि वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.00000004 होती है, और एयर के लिए आयरन के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है 1000 से ज्यादा होती है। डन यहां तक। अब आता है आपके पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये थोड़ा अलग टर्म आया नया, क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ये जो अभी हमने रिलेटिव परमेबिलिटी की बात मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करी, ये मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी का रेशियो है, जबकि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो है उसे क्या बोलते हैं? हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप अ मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई सब्सटेंस अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी उसमें से क्रॉस हो पा रही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हम ससेप्टिबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं काई, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? काई। काई इक्वल्स टू m/h। डन। तो अब ये अपने ऊपर जितनी भी टर्म्स गई है, परमेबिलिटी हो गई, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग, इन सब का एक रिलेशन आता है। तो देखो
बहुत ही इजी रिलेशन है। और इसको बाय द वे इसको है ना आप किस में डाल दोगे, इंपॉर्टेंट में डाल देना। इस पे क्या बनते हैं सबसे ज्यादा, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसके ऊपर। डन, याद रखना मेरी बात। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच अपॉन एच प्लस एम, ये फॉर्मूला आया था अभी इंडक्शन का, ठीक है। B की जगह पे म्यू एच रख देंगे हम। जिस तरह से देखो मैं अब आपको सारी बातें बताता हूँ। बी नॉट किसके बराबर है, म्यू नॉट एच के बराबर है। बी एम किसके बराबर है, म्यू नॉट एम के बराबर है। और ये वाला तो दे ही रखा है। तो इन तीनों की वैल्यूज को, इसकी और इसकी, इस फॉर्मूले में रख रखा है। म्यू एच हो गया, ये म्यू नॉट एच हो गया, म्यू नॉट एम हो गया, इन सबको आपने यहाँ पे पुट करा। जो भी वैल्यूज अभी ऊपर निकाली थी उन सबकी बात कर रहा हूं मैं। और यहां से म्यू नॉट को डिनोमिनेटर में भेज दूं और एच को क्या भेज दें, डिनोमिनेटर में। तो आगे यहां तक। अब देखो म्यू नॉट अपॉन म्यू किसके बराबर, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर, एच प्लस एम अपॉन एम। ये एच जो है दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एच अपॉन एच तो हो गया 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में एम अपॉन एच। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे इसको रखा, यहाँ पे एम अपॉन एच जो है वो काई के बराबर आ रहा है, ससेप्टिबिलिटी के बराबर। तो यहाँ पे म्यू आर किसके बराबर, 1 प्लस एक्सएम के बराबर आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस काई के बराबर। तो ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला आया है, ये रिलेशन है बच्चा मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ये म्यू आर और काई एम के बीच का रिलेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को बांटने के, 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला मैं पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 करके, एक एक करके पढ़ाएंगे हम इनको। तो सबसे पहला जो आपके पास में आ रहा है क्लासिफिकेशन में, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, या कह सकते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच डेवलप द फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक, फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बाहर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये उसके अपोजिटली क्या करता है, वीक मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करता है। मतलब कि ये सीधी सी बात है, अपने ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आने तो नहीं देगा, लेकिन उसके अपोजिट में और क्या निकालेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वीक, बहुत ही वीक निकालेगा। कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अपने से दूर फेंकते हैं, ऐसा समझ लो। सच सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही वीक तरीके से क्या होता है, रिपेल होते हैं, एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। और इनका डायरेक्शन जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं स्ट्रॉन्ग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से मूव होकर कहाँ चला जाएगा, वीक पार्ट की तरफ चला जाएगा। तो इनको मैग्नेट, ऐसा समझ लो इनको मैग्नेटिक फील्ड से नफरत है, ये उनके पास में भी नहीं जाते, और अगर रिपेल होंगे तो थोड़े बहुत रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड, जिंक, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, अभी बताया था मैग्नेट से रिपेल हो जाएंगे लेकिन वीक तरीके से। अगर किसी को फीबल वर्ड का मतलब नहीं पता तो फीबल का मतलब होता है वीक, तो ये बहुत ही वीक तरीके से रिपेल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ फोर्सेस प्रीफर टू पास थ्रू द सराउंडिंग एयर देन टू पास थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जो डायमैग्नेटिक है हमारा, अगर हम इसे नॉर्थ और साउथ के बीच में पुट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं बनाना चाहिए था, ये एक जस्ट हमारे पास में क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे बना देते हैं हम बार मैग्नेट या कुछ एक डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये डायमैग्नेट। तो डायमैग्नेट क्या करते हैं, अपने ऊपर से फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। मतलब ये अपने अंदर से फील्ड लाइंस को जाने नहीं देंगे, तो ये इसमें किसको क्रॉस होने देंगे, अपने ऊपर से फील्ड लाइंस को रिपेल करके दूर फेंक देंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, when placed in a non-uniform magnetic field they tend to move slowly from stronger to weaker parts of the field। जब भी किसी फील्ड में रखा जाएगा, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, ये स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ नहीं रहेंगे, ये वीकर पार्ट की तरफ ऑटोमेटिक चले जाएंगे, उनसे दूर दूर खिसकेंगे। चौथा पॉइंट, when freely suspended a rod of magnetic material align itself perpendicular to the magnetic field। जब भी हम किसी रॉड को ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगी अपने हिसाब से, और स्ट्रॉन्ग पार्ट और वीक पार्ट के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगी, ठीक है।
लास्ट अगला प्रॉपर्टीज है, देयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। म्यू आर की वैल्यू इनके लिए क्या होती है, 1 से कम होती है। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, इनके काई की वैल्यू जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 से कम और नेगेटिव होगी, ध्यान रखना है ना, स्मॉल भी होगी नेगेटिव। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर से कोई लेन देना नहीं है, तुम इसको टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ ये अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोएंगे, ये स्टिल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल ही होंगे स्मॉल वैल्यूज में। आपके लिए तो लास्ट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 से कम नेगेटिव आती है और ये सब, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होती है इनकी, ठीक है। अगले सब्सटेंसेस आपके पास में जो आ रहे हैं बच्चों वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, these paramagnetic substances are those substances which develop feeble magnetization in a direction of magnetizing field। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरफ की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव होते हैं, और इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये भी वीक होता है। लेकिन अब इनका नेचर क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वीक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। Such substances are feebly attracted by magnets and tend to move from weaker to stronger parts। ये जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ये उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वीकली अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। किससे अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। इसमें एग्जांपल में है मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड और ऑक्सीजन। कॉपर की दोनों प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखो, इनकी प्रॉपर्टी में वही कि फीबली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। द लाइन ऑफ फोर्सेस प्रिफर टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल देन थ्रू द सराउंडिंग एयर। ये मैग्नेट को, सॉरी, ये जो भी हम हमारे सेंटर में रखेंगे, हमारे पास में जो भी पोल्स रखे हुए होंगे, ये उसकी तरफ ऑटोमेटिक क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये फील्ड लाइंस को अपने पास में कैच करेगा, ये फील्ड लाइंस को अपने पास में बुलाएगा, तो बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस भी इसके पास में अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, when placed in a non-uniform magnetic field they tend to move slowly from weaker to stronger part। ये वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट्स की तरफ जाएंगे। when freely suspended a rod of paramagnetic material, जब अपन इनको ऐसे हवा में लटका देते हैं, itself parallel to magnetizing field, ये पैरेलल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जाने लग जाएंगे। जबकि हमारे डायमैग्नेट्स की बात करें तो वो अलाइन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर अलाइन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा तो वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहे हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से, फीबली सस्पेंड करने की वजह से ये अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी भी वैल्यूज ले रखी है हमने कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है इसकी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। ससेप्टिबिलिटी स्मॉल तो होती है लेकिन नेगेटिव होती है यहाँ पे भी, ठीक है। देयर ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद द टेम्परेचर, यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो टेम्परेचर के साथ में क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, मेरे हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक की वो क्या होती है, सब्सटेंसेस की पॉजिटिव होती है और स्मॉल रहेगी, ठीक है। और ये इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी और ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो मतलब आप अगर इनको गर्म करोगे तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, खो देंगे, ठीक है। और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना बच्चों, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा जो टाइप है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस which develop a strong magnetization, इनका खुद का strong magnetization बनता है in the direction of magnetizing field। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में ये strong magnetizing field बनाते हैं। they are strongly attracted by magnets and tend to move from weaker to stronger part। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ये वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट, निकल, अलॉयज लाइक द अल्निको, ठीक है। अल्निको पता है ना तुम्हें किसका बना होता है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों का बनाया हुआ मिक्सचर, जी जो अलॉय है इसको अल्निको बोलते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक रिपेल कर रहे थे, पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, फेरोमैग्नेटिक जो है वो ज्यादा ही क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ऑब्वियस सी बात है। The lines gets highly contracted in the ferromagnetic material so that the magnetic induction is greater than the original magnetic field।
इनकी लाइंस कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, इनकी फील्ड लाइंस कुछ ज्यादा ही पास में होती है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनाते हैं ना, वो इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उनके ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा ज्यादा होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने आयरन को क्या करा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाला, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो उसके इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आयरन अपने आप से एक अच्छे खासे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तीसरा पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड्स टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। तो ये काफी वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा और काफी तेजी से अट्रैक्ट होगा, काफी फास्ट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड अ रॉड ऑफ अ पैरामैग्नेटिक, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा बच्चों फेरो मैग्नेटिक। ये टाइप करते समय मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी मोटी, ध्यान से निकल जाता है। तो देखो, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड अ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्विकली अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रॉड होती है ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाती है अकॉर्डिंग टू पोल्स वगैरह। यहाँ पे है द रिलेटिव परमेबिलिटी इज लार्ज, परमेबिलिटी लार्ज होती है, ऑर्डर ऑफ 1000, म्यू की वैल्यू 1000 से ज्यादा हो सकती है या 1000 के आसपास भी हो सकती है। द ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज और पॉजिटिव होगी। पेयर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी इतनी है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपनी क्या प्रॉपर्टी खो देंगे, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो खो देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। फिर है बच्चों आपके पास में, ये मैंने एक एक्स्ट्रा इमेज ऐड कर रखी है, आप इसको देख लेना, मेरे नोट्स में प्रोवाइडेड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहां पर मैंने इनकी वैल्यूज लिख रखी है, एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज पड़ी है उन सबको क्या करा है यहाँ पे कंपेयर करके एक टेबल बना के करा हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको इससे पहले एक लॉ बताता हूँ, एक लॉ बताना है मुझे, जो है क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ। ठीक है, होता क्या है इसमें, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी और ये टी हो गया, इसको बोलते हैं हम क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट। और काई जो है हमारे पास में ससेप्टिबिलिटी और टी क्या है हमारे पास में, टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यूरीज कांस्टेंट कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी ससेप्टिबिलिटी घटती है और हमारी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सी हमारा क्यूरीज कांस्टेंट है। डन। चलो तो बच्चों देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक आया है, वो है हमारे पास में हिस्टेरेसिस कर्व। ये क्या होता है हिस्टेरेसिस कर्व? अ कर्व और लूप plotted on a BH coordinates showing how the magnetization of ferromagnetic materials varies when are subjected to a periodically reversing magnetizing field। मतलब समझ में नहीं आया होगा ना, चलो मैं समझाता हूँ। ये कर्व होता है या फिर लूप कह सकते हो आप, प्लॉटेड ऑन बी एच कर्व। बी एच का मतलब हमने क्या ले रखा है, इधर मैग्नेटाइजिंग ले रखा है एच पे, और हमारे पास में इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को लिया हमने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये इसका कर्व होता है जो शो करता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब अपन किसी फील्ड में डालते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाने लगता है, तो उसको वेरी करता है, वो वेरी करता है व्हेन सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिकली रिवर्सिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाओ, मतलब कि नॉर्थ करो, फिर थोड़ी बाद में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर करो, साउथ की तरफ। तो मतलब बार बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड को चेंज कर लेने से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ बिहेवियर दिखाते हैं, उस बिहेवियर को शो करने का जो कर्व होता है उस लूप को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप या फिर कर्व बोलते हैं। देखो ये शुरू कहाँ से होता है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, एक ओरिजिन है। ठीक है, इस कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने ले रखा है प्लस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे आप है ना स्ट्रेंथ बढ़ाओगे नॉर्थ और साउथ की, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ में हमारा कर्व जो है वो ऐसे ऐसे चढ़ने लगता है। ग्राफ को प्रैक्टिकली देखा गया है ग्राफ को, और वो जाके है ना मैक्सिमम वैल्यू पे मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद में वो चीज क्या होती है, उसके बाद में वो चीज और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं की जा सकती। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। पहले नॉर्थ से साउथ था, तो अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को साउथ से नॉर्थ की तरफ करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी घटता है घटता है घटता है घटता है,
और उल्टा फ्लो होने लगता है और कर्व हमें उल्टा मिलने लगता है, ठीक है। और फिर और ज्यादा नेगेटिव करोगे तो आपका कर्व उल्टी साइड में है ना क्या दिखाने लगता है, सेचुरेशन दिखाने लगता है। वहां पे वो उल्टा मैग्नेटाइज होने लगता है, वो उसके उसके पोल्स भी बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। फिर वहां पे आके वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, वो भी सेचुरेशन है। फिर आप उसको वापस पोल्स को रिवर्स करो तो वो वापस है ना अपना उसी पाथ को फॉलो करता हुआ, उल्टे पाथ को फॉलो करता हुआ कहाँ जाएगा, इस तरह से फ्लो होके सेचुरेशन की तरफ जाए। नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टार्ट जहां से हुआ है वहां से सेचुरेशन पे गया, रिवर्स करने पे उल्टा फ्लो होके उल्टी साइड में रिवर्स में आके सेचुरेशन हुआ, फिर वापस आया, लेकिन वापस उस पाथ को फॉलो करके नहीं, नए पाथ को फॉलो करके वो वहां पे आया है। तो इस तरह की चीज को अपन कौन सा लूप बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। ये प्रैक्टिकल कर्व है और इसको है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ टर्म्स और डेफिनेशन है जो मैंने इस डायग्राम में दिखा रखी है। रुको मैं कुछ डायग्राम को बड़ा बनाने दो, एक सेकेंड। नहीं, यहाँ पे तो अल्फाबेट्स बिगड़ जाएंगे। तो चलो देखो, इस कर्व में दिख रहा है रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी और ये सब, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिटेंटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन टर्म्स रिटेंटिविटी, ठीक है। पहले तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। द मैग्नेटिज्म रिमेनिंग आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव। तुम आयरन को मैग्नेटाइजिंग फील्ड से हटा दोगे तो भी वो बहुत देर तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रिटेंटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज टर्म इट्स रिटेंटिविटी। वो कब तक उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा उसे हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। फिर आता है कोएरेसिव फोर्सेस। कोएरेसिव फोर्सेस में क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो इज टर्म्ड एज अ कोएरेसिव फोर्स। ऐसा समझो कि मैंने आयरन को डाला, वो मैग्नेट बन गया और उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज अभी भी है, तो वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। इसको बनाए रखने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो रिटेंटिविटी है। लेकिन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं हम? कोएरेसिव फोर्स बोलते हैं। और परमिएबिलिटी तो आपको पता ही है कि ये मेजर होता है इज विथ विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू अ गिवन मटेरियल। मटेरियल में से कितनी लाइंस पास हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी बोलेंगे। तो ये था हमारे पास में इस तरह से कर्व, ठीक है। और इस तरह से कर्व वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में मैंने ये नोट्स बना के आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। तो इतनी मेहनत करिए तो एक लाइक, एक शेयर और कमेंट तो जरूर बनता है। और दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको है ना सीबीएसई के फुल कोर्स की नीड है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। और 60 दिन के अंदर सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और नई वीडियो मतलब कि डे 6 हम आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।